हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। एंड आज हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं वन शॉट में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये वीडियो रहने वाली है। कोई क्वेरी है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपना मैसेज भेज सकते हैं। @एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम का यूज़र नेम है। यहाँ आपको सारी PDF, लेटेस्ट अपडेट्स और सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एग्जामिन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स दैट हैड शेप्ड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको हमें समझना है कि जो ब्रिटिशर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स रहे हैं। सो देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक टाइम में नहीं बन गया था एक डॉक्यूमेंट। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, कई सेंचुरीज तक इवॉल्व हुआ है। बहुत सारे कानून इसमें ऐड हुए हैं, रिमूव हुए हैं, कन्वेंशंस हुई हैं, कोर्ट के डिसीजंस आए हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल इसमें रहा है इंक्लूड। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं विच लिमिटेड द पावर्स ऑफ द मोनार्की, जिससे कि राजा महाराजा की पावर कम हुई और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई। पार्लियामेंट और स्ट्रेंथन हुआ और लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई गई। तो सबसे पहला आता है मैग्ना कार्टा। ये किंग जॉन ने 1215 में साइन किया था। ये पहला मेजर डॉक्यूमेंट है जो कि किसी राजा की पावर्स को लिमिटेड करता था। सो इसमें एक प्रिंसिपल ये था कि जो किंग है वो कानून फॉलो करेगा, मानेगा, और वो अपने खुद की मर्जी से कोई काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एमरजेंस ऑफ पार्लियामेंट। मिडेवल पीरियड के टाइम पे द किंग बिगेन कंसल्टिंग नॉबल्स। जब मिडेवल पीरियड आया तो किंग ने कुछ ऑफिसर्स को, क्लर्जी यानी कि पादरी वगैरह जो होते हैं क्रिश्चियंस, उनको और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे टाउन्स के, उनके साथ बातचीत करना और कंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी के साथ पार्लियामेंट का डेवलपमेंट होता है। ओवर द टाइम पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गया था कानून बनाने के लिए और टैक्सेस को अप्रूव करने के लिए। आगे है पिटीशन ऑफ राइट 1628। सो किंग चार्ल्स फर्स्ट ने क्या करा, ऑफन इम्पोज टैक्सेस विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल। बहुत बारी वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना भी टैक्स इम्पोज कर दिया करते थे। इन रिस्पॉन्स पार्लियामेंट ने क्या करा, प्रेजेंट किया द पिटीशन ऑफ राइट इन 1622। इसमें कहा कि जो किंग है वो टैक्स नहीं लगा सकता विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी। फिर है इंग्लिश सिविल वॉर 1642 टू 1649। सो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड पार्लियामेंट ओवर पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर को लेके ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सो द सिविल वॉर एंडेड विद पार्लियामेंट्स विक्ट्री। सो जो सिविल वॉर है वो ख़त्म होती है, पार्लियामेंट जीतता है। ये दिखाता है कि जो राजा है कुड नॉट गवर्न विदाउट द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के बिना कोई राजा जो है वो सपोर्ट, अगर उसको पार्लियामेंट की ना रहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद है आगे एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट 1649। सिविल वॉर के बाद जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो ट्राइड एंड एक्सिक्यूटेड। दिस वाज अ हिस्टोरिक इवेंट बिकॉज ये दिखाता है कि जो मोनार्क है ना उसको भी कानून के सामने लाया जाएगा, उसके साथ भी सारी चीज़ें होंगी, उसका भी ट्रायल चलेगा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। सो ग्लोरियस रेवोल्यूशन टुक प्लेस जब राजा जेम्स सेकेंड वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन एंड विलियम थर्ड एंड मैरी सेकेंड बिकेम रूलर्स। सो इससे क्या है, एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है दैट पार्लियामेंट ही सुपीरियर है टू द मोनार्की। फिर उसके बाद आता है बिल ऑफ राइट्स 1689। सो बिल ऑफ राइट वॉज पास्ड आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसके बाद ही आया था। एंड इट लिमिटेड द पावर ऑफ किंग, और इसने किंग की पावर को कम कर दिया और पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस होती हैं उसको प्रोटेक्ट किया और गारंटी दी कि भाई कुछ राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलेंगे। सो यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्टार्टिंग आप मान सकते हो। फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहता है कि द रूल्स ऑफ रॉयल सक्सेशन, ये बताता है कि क्या क्या इसमें होगा। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। हेल्पिंग टू इंश्योर अ फेयर एंड इम्पार्शियल लीगल सिस्टम, कि एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाया जाएगा जो पार्शियलिटी के साथ नहीं होगा और फेयर होगा। देन है डेवलपमेंट ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। 18th सेंचुरी में कैबिनेट सिस्टम डेवलप होता है। मिनिस्टर्स जो थे वो पार्लियामेंट में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थे
एंड यहीं से ही प्राइम मिनिस्टर की एक पोजीशन आती है और इससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को मजबूती मिलती है और रॉयल इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाता है। रिफॉर्म एक्ट्स एंड डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन। सो रिफॉर्म एक्ट्स हैं 1832, 1867, 1884, धीरे धीरे एक्सपेंड हुए, वोटिंग राइट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। एंड ये रिफॉर्म से क्या है, पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बन गया और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो ब्रिटेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व थ्रू अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, जो मैंने आपको बताए, चाहे वो मैग्ना कार्टा हो, ग्रोथ ऑफ पार्लियामेंट हो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो, सभी ने क्या करा कि मोनार्की, राजा महाराजाओं की पावर को कम किया और पार्लियामेंट को मजबूत किया और सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिले और ब्रिटेन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी प्रॉपरली बन पाया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम अफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटेन्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको एफपीटीपी भी कहा जाता है, ये एक इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्शंस के टाइम पे यूज होता है ब्रिटेन में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं। सो ब्रिटेन में बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट करती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लाता है वो सीट जीत जाता है, सिंपल सा रूल है। सो द कैंडिडेट डज नॉट नीड टू गेट मोर देन 50% वोट्स। ऐसा नहीं है कि 50% से ज़्यादा वोट आएंगे तभी वो जीतेगा, सिर्फ बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट होने चाहिए चाहे कितने भी हो। सो ये एक तरीके से क्या है, एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है कि हर एरिया का एक एमपी होता है, लोग जानते हैं कि भाई हमारे एरिया का कौन है और हमारे एरिया में किसको हमें सपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और लोकल इश्यूज, तो वो अपने एमपी के पास जा सकते हैं। तो एक डायरेक्ट लिंक मिल जाता है जो वोटर है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव बन जाता है। इट इज सिंपल एंड ईजी। सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ईजी है। वोटर्स सिंपली एक कैंडिडेट चूज करते हैं, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लाता है, और इससे वोटिंग, काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेयर करना बहुत क्विक हो जाता है, सिंपल हो जाता है। आम लोग आसानी से इसको समझ पाते हैं कि भाई कैसे विनर चुना गया है। इट हेल्प्स क्रिएट स्टेबल गवर्नमेंट। सो इस सिस्टम में क्या होता है, जो बड़ी पार्टी होती है उसको सीट ज़्यादा मिलती है और इसकी वजह से एक पार्टी जो है अकेले भी सरकार बना सकती है अपने दम पे। सो इससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डज नॉट ऑलवेज नीड सपोर्ट फ्रॉम मैनी स्मॉल पार्टीज। तो छोटी पार्टीज से जो ज़्यादा सपोर्ट वगैरह है वो नहीं लेनी पड़ती है। सो इट कैन टेक डिसीजंस मोर इजीली, आसानी से वो सरकार डिसीजंस ले पाती है। इट बेनिफिट्स बिग पार्टीज। सो ये जो सिस्टम है, इससे बड़ी पार्टीज, जैसे वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। सो अगर एक पार्टी जीतती है स्मॉल मार्जिन से भी बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में, इट कैन गेट मैनी सीट्स। सो अ पार्टी मे विन सीट्स इवन इफ इट्स टोटल वोट परसेंटेज इज नॉट वेरी हाई। इट्स नॉट नेसेसरी टू हैविंग वोटिंग परसेंटेज लाइक 50% या इसके आसपास, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। इट हार्म स्मॉल पार्टीज। अब एक दिक्कत है कि इसका नुकसान छोटी पार्टियों को होता है। देखो, स्मॉल पार्टीज जो होंगी ना, उनको भी वोट तो मिलेंगे लेकिन बहुत कम सीट ये जीत सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट नहीं आएंगे, उनको इतने वोट नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टी मे गेट अ गुड नंबर ऑफ वोट्स नेशनली, बट इफ इट कम्स सेकंड और थर्ड इन मोस्ट प्लेसेस, तो उसको वो सीट नहीं मिलेगी और उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। मैनी वोट्स आर वेस्टेड। एफपीटीपी में क्या होता है, ओनली वोट्स गिवन टू द विनिंग कैंडिडेट हेल्प इन विनिंग द सीट, वोट्स गिविंग टू लूजिंग कैंडिडेट्स डू नॉट अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट। सो जितने वोट जीतने वाले को मिले हैं उसी को ही मेन माना जाता है, हारने वाला जो है वो कितने भी वोट ला रहा हो उसका कोई फिर फायदा नहीं होता। सो जो लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसी को इतने वोट डालते हैं, अगर वो जीता नहीं तो वो फिर उसके वोट वेस्ट हो जाएंगे, एंड दीज आर कॉल्ड वेस्टेड वोट्स। It can create unfair seat distribution. Sometimes a party can get less than half of the total votes but still win more than half of the seats. इसका मतलब है number of seats may not match the actual public support.
सो पार्लियामेंट मे नॉट फुली रिफ्लेक्ट द चॉइसेस ऑफ ऑल वोटर्स, ये याद रखना। इट एनकरेजेस टू पार्टी डोमिनेंस, तो एफपीटीपी में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है छोटी पार्टीज का ग्रो कर पाना। सो एज अ रिजल्ट पॉलिटिक्स में दो ही बड़ी पार्टियां ज़्यादातर चलती हैं, तो इससे पार्लियामेंट में एक जो वैरायटी होनी चाहिए वो वैरायटी नहीं हो पाती। सो बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस जो है सोसाइटी के वो नहीं आ पाते, दो ही पार्टियों का अक्सर डोमिनेंस रहता है। फिर रीजनल पार्टीज कैन बेनिफिट, देखो जो पार्टीज हैं जिसका किसी पर्टिकुलर रिलीजन मतलब एक जो रीजन में एक जगह में ज़्यादा सपोर्ट है तो वो अच्छा कर सकती हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट अच्छा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रीजनल पार्टी स्कॉटलैंड में बहुत पॉपुलर है, वेल्स में और नर्दर्न आयरलैंड में, सो वो बहुत सी सीटें जीत सकती हैं क्योंकि उसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज में उसके वोट्स हैं। इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, सो एफपीटीपी सिस्टम में क्या है, ब्रिटेन की बात करें तो स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, क्लियरली रिप्रेजेंटेशन रहता है, लोगों को पता है ये एमपी कौन है। बट इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द फेयरनेस बिकॉज मैनी वोटर्स डो नॉट सी देयर चॉइसेस, क्योंकि वही बात आ गई ना, जो हार गया फिर उसके वोट किसी काम के नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहती है लेकिन कभी कभी वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। सो कंक्लूजन यही है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का बहुत ही मेजर इफेक्ट रहा है ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेशन में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। सो इट इज सिंपल, बहुत सिंपल है, एक डायरेक्ट लिंक भी रहता है, स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, बड़ी पार्टीज का फायदा ज़्यादा होता है, छोटी का नुकसान होता है, वोट वेस्ट होते हैं, एक अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सो एफपीटीपी इज गुड फॉर स्टेबिलिटी बट नॉट ऑलवेज गुड फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन। सो ये था एफपीटीपी का पूरा सिस्टम जो मैंने आपको समझा दिया है। Critically examine how the United States of America use its economic power to shape international organizations and global governance structures. So क्या आप मानते हैं ऐसा कुछ है कि जो यूएस है वो अपनी इकोनॉमिक पावर को कहीं ना कहीं यूज़ करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में? तो आइए आपको बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is one of the world's strongest economy, we all know that. Because of this economic strength, इसका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, डब्ल्यूटीओ में, यूएन में और जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे। यूएसए अपना पैसे का यूज़ करता है, ट्रेड पावर का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि ग्लोबल रूल्स और पॉलिसीज़ को वो अपने बेनिफिट के लिए उस हिसाब से बना सके। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इसका इन्फ्लुएंस है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, क्योंकि ये अच्छा खासा पैसा कंट्रीब्यूट करता है। इनका क्या है, वोटिंग पावर बहुत तगड़ा है। इससे यूएस एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रखता है, लोन्स किसको कितने देने हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे करने हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज कैसे बनानी है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहता है। रोल इन वर्ल्ड बैंक, सो वर्ल्ड बैंक क्या है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है। यूएसए क्या है, इसमें अपना इन्फ्लुएंस रखता है, तो यूएसए सपोर्ट करता है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मार्केट रिफॉर्म्स, फ्री ट्रेड। सो कहीं ना कहीं ये अपनी आइडियोलॉजी को यूएस आगे सबके सामने लाता रहता है समय समय पर। कंट्रोल थ्रू डॉलर पावर, सो यूएस डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल करेंसी है। मैनी कंट्रीज यूज डॉलर्स फॉर ट्रेड एज वी ऑल नो, लोन्स के लिए, ऑयल पेमेंट्स के लिए, फॉरेन रिजर्व्स के तौर पर भी डॉलर चलता है। सो यूएस एक स्पेशल फाइनेंशियल पावर है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वी कैन से दैट। यूज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो यूएसए अक्सर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है देशों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। सैंक्शंस का मतलब है कि ये ट्रेड ब्लॉक कर दिया, बैंकिंग सर्विसेज रोक दी, इन्वेस्टमेंट रोक दिया और ग्लोबल मार्केट में एक्सेस रोक दिया। सो इससे क्या है, दूसरे स्टेट्स अगर सही से बिहेवियर नहीं कर रहे तो अमेरिका उनको डराता है सैंक्शंस के नाम पे। इन्फ्लुएंस इन डब्ल्यूटीओ एंड ट्रेड रूल्स, तो यूएसए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ग्लोबल ट्रेड कैसे होगा डब्ल्यूटीओ में उसका इन्फ्लुएंस है क्योंकि, और यूएसए ओपन मार्केट को सपोर्ट करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हों या रूल्स हों भाई, जिससे मतलब पावरफुल इकोनॉमीज का फ़ायदा हो, एमएनसीज का फ़ायदा हो, अमेरिका उसके लिए हमेशा से सोचता है। सपोर्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज हैं लाइक गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फाइनेंशियल फर्म्स, इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इन कंपनीज के थ्रू यूएसए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, रूल्स, डेटा गवर्नेंस, ट्रेड प्रैक्टिसेस, ग्लोबल मार्केट्स को कंट्रोल करके बैठा है।
फंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएसए का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहता है अगर फंड्स देने की बात आती है यूएनओ वगैरह में। इसी की वजह से भाई इट कैन इन्फ्लुएंस देयर प्रायोरिटीज, प्रोग्राम्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसी की वजह से यूएनओ की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका के हिसाब से वो करवाता है। शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक आइडियाज़, यूएसए कुछ आइडियाज़ को प्रमोट करता है अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू, जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी, किसी के साथ भी आप ट्रेड कर लो, कैपिटलिज्म, भाई सब कुछ जो है वो प्राइवेट कर दो, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन, कंपटीशन रहे, एक है ना पैसा छापना है, कंपटीशन भी रहे। सो ये जो आइडियाज़ है ना, इसी से बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बन रही हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये अमेरिका की आइडियोलॉजी पे ही हमारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए थे 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना। क्रिटिसिज्म क्या कहता है, देखो क्रिटिक्स कहते हैं कि यूएस इकोनॉमिक पावर का ज़्यादा फायदा रिच कंट्रीज, बड़े बड़े कंपनीज को होता है। डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी डिपेंड है लोन्स के ऊपर, एड के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रोल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनके ऊपर छोटे देश बेचारे हमारे निर्भर हैं। तो ऐसा है। तो यूएसए का ये भी है कि भाई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनाने में और जो वॉर ख़त्म होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में बहुत अहम रोल रहा है, मदद पहुंचाने में, ट्रेड को प्रमोट करने में, ग्लोबल क्राइसिस में आगे रहने में। सो सिर्फ नेगेटिव नहीं है, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं जो मैंने बता दी हैं। कंक्लूज़न क्या निकलता है कि यूएस अपनी इकोनॉमिक पावर यूज़ करता है, अपना इन्फ्लुएंस उसका बना रहे, और ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को मजबूत करता है वो फंडिंग करके, अपनी वोटिंग पावर से, डॉलर के डोमिनेंस से, सेक्शन का वो एक तरीके से धमका के, सैंक्शंस दिखा के, ट्रेड रूल्स, एमएनसीज, ये सारी चीज़ें अमेरिका के इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इस इन्फ्लुएंस से ही आज एक स्टेबल, एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर भी बना हुआ है। और इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकली इवेलुएट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एज इवॉल्व्ड इन द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, एक्सप्लेन सिंपल। मैं आपको बताता हूँ फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में डेवलप हुआ है, उसको आपको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म बेसिकली एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पावर शेयरिंग होती है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट होती है। यूएसए इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1787 का, वो बनाता है एक फेडरल सिस्टम की एक यूनिटी बनी रहे और इंडिविजुअल स्टेट्स जो हैं उनका भी एक रिकॉग्नाइजेशन सा रहे। सो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1787 क्रिएटेड अ फेडरल सिस्टम, ठीक है, ताकि यूनिटी बनी रहे। ओवर द टाइम क्या हुआ है, अमेरिकन फेडरलिज्म इवॉल्व फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ सेपरेट पावर टू वन ऑफ द ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फेडरलिज्म का मतलब यही है कि दो लेवल पे सरकार की शक्तियों की पावर जो, मतलब पावर जो है वो डिवाइड हो, शेयर हो। एक तो फेडरल गवर्नमेंट होगी जो नेशनल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप इसे कह सकते हो, और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। सो दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारी चीज़ें जो हैं ये निकलेंगी और उनकी पावर उनको वहाँ से मिलेगी। ऑरिजिन्स ऑफ अमेरिकन फेडरलिज्म, तो आज़ादी के बाद अमेरिकन स्टेट जो थे ना वर लूजली यूनाइटेड अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। तो इससे एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ये ज़्यादा यूनाइटेड नहीं थे। सो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1787 ये आता है कि भाई इससे क्या है कि अमेरिकन फेडरलिज्म की एक शुरुआत सी हो जाती है, एक चिंगारी लग जाती है। इसके बाद आगे सब अच्छा हुआ। डिवीजन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होगी। ठीक है, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पे कौन क्या कर सकता है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी, बैंकिंग है, इंटरस्टेट इंटरनेशनल ट्रेड है, ये जितने टॉपिक्स लिखे हैं ये सब डिवीजन हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, इनमें से किस पर काम करेगी, और स्टेट्स जो है उनको कितनी पावर है इनमें से। फिर है ड्यूअल फेडरलिज्म। रिसेंट जो अर्ली ईयर्स थे, अमेरिकन फेडरलिज्म जाना जाता था ड्यूअल फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है, फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट अपने सेपरेट एरियाज रखते हैं अथॉरिटी के, और हर कोई अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो इसको ऑफन ये भी कहा जाता है लेयर केक फेडरलिज्म, क्योंकि पावर्स जो है वो बिल्कुल क्लियरली सेपरेट थी।
फिर आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 20th सेंचुरी के टाइम पे स्पेशली जब ये महामंदी खत्म हुई, फेडरलिज्म बदल गया। फेडरल गवर्नमेंट स्टार्ट वर्किंग क्लोजली विद स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने लगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए, इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया। मार्बल के एक फेडरलिज्म भी से कहा जाता है। आज बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है एडवांटेजेस ऑफ अमेरिकन फेडरलिज्म। अब अमेरिकन फेडरलिज्म के क्या फ़ायदे हैं? एक तो भाई देखो, ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फेडरलिज्म प्रिवेंट्स पावर फ्रॉम बीइंग कंसंट्रेटेड इन वन गवर्नमेंट। एक सरकार के पास ज़्यादा पावर नहीं रहती, पावर सभी के पास रहती है। फिर है एनकरेजेस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि स्टेट्स अपनी पॉलिसीज अपने लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। प्रमोट्स इनोवेशन, स्टेट्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, न्यू पॉलिसीज बना सकते हैं अपने लेवल पे। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, जो डिवीजन ऑफ पावर है वो एक कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन रूल से अपने को बचाता है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है इनका, डिस्प्यूट्स रहते हैं इश्यूज को लेकर, जैसे इमिग्रेशन है, हेल्थ केयर है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है। सो बहुत बारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अनइक्वल डेवलपमेंट, कुछ स्टेट्स बहुत आगे हैं, इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर पूरे अमेरिका में अच्छा थोड़ी है। Citizens may find it difficult to understand which level of government is responsible for a particular issue। ये कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि सरकार में किसको कहना है जाके कि ये इशू है हमारा। सो बहुत से स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बहुत पावरफुल हैज़ बिकम टू पावरफुल, रिड्यूसिंग द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम हो रही है। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है कॉन्स्टिट्यूशन को बताना क्या है, डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना। उसके जो डिसीजंस होते हैं ना, वहीं अमेरिकन फेडरलिज्म का डेवलपमेंट शेप हुआ है। आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोऑपरेटिव है, और क्लाइमेट चेंज हो, पब्लिक हेल्थ हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसमें फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम कर रही हैं। फिर आता है क्रिटिकल एवोल्यूशन। तो अमेरिकन फेडरलिज्म सक्सेसफुली मेंटेन नेशनल यूनिटी वाइल अलोइंग स्टेट डाइवर्सिटी। बहुत खास बात है ये। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बड़ा है, ठीक है। एक लिबर्टी है, लोग आज़ाद हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं जो भी करना है। हाउएवर इट ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस सच एज फेडरल स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो इसने फेस करे हैं। कहीं कहीं पे अनइक्वल डेवलपमेंट भी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि भाई कोई कोई स्टेट बहुत आगे जा रहा है तो कोई कोई बहुत पीछे है। ये अनइक्वल डेवलपमेंट का भी एक मैटर यहाँ पे आता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अमेरिकन फेडरलिज्म डायनामिक है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और लगातार जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस बदलती हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बदलता है, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम। In what ways the Chinese Communist Party has shaped China's political and economic system since 1949? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीसीपी भी कहा जाता है, 1949 में ये पावर में आए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग। उसके बाद से ही इसका बहुत बड़ा रोल रहा है चाइना की पॉलिटिक्स में, चाइना की इकोनॉमी में, यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ की जो है जो जितनी भी फॉरेन पॉलिसी रही हैं, इन सभी में जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसी का ही सबसे ज़्यादा रोल देखने को मिला है। सो चाइना के पास एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है ब्रिटेन अमेरिका की तरह, वहाँ पे एक ही पार्टी है, वही सब कंट्रोल करके बैठी है। और चाहे स्टेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जितने भी बड़े डिसीजंस हो, वो वही पार्टी लेती है। सो इकोनॉमी में भी चाइना जो है, पहले सोशलिस्ट प्लान्ड इकोनॉमी था, अब चाइना में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मार्केट रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो है, आफ्टर 1949 सीसीपी मेड चाइना अ वन पार्टी स्टेट। कम्युनिस्ट पार्टी कहता है कि यहाँ एक ही चाइना में पार्टी रहेगी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ही मेन रूलिंग अथॉरिटी है कंट्री में, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। और एग्जिस्ट करेगी भी तो बहुत लिमिटेड और कंट्रोल्ड वे में करेगी, पर पॉलिटिकल पावर तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही हाथ में रहेगी। पार्टी कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट को, लॉ मेकिंग बॉडीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को। सो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं रहेगा। डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो एक नाम की चीज़ होती है, वो लोगों के अंदर नहीं रहेगी। फिर है सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल।
सो कम्युनिस्ट पार्टी क्रिएटेड अ हाईली सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो टॉप पार्टी लीडर लेते हैं। सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है कैसी नेशनल पॉलिसीज बनानी है, इकोनॉमिक प्लान्स कैसे होने चाहिए, सिक्योरिटी पुलिस क्या क्या होगा, फॉरेन रिलेशन किससे कैसे रखने हैं। सो दिस सिस्टम हेल्प द गवर्नमेंट, इससे आप तेज डिसीजन ले सकते हो, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जो आम लोग हैं उनके पास पावर ज़्यादा नहीं होती गवर्नमेंट को चैलेंज करने की थ्रू द इलेक्शंस। फिर है कंट्रोल ओवर द आर्मी। कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा है ओवर द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना में आर्मी इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द पार्टी, जो वहाँ की आर्मी है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही लॉयल रहती है। सो इस कंट्रोल से क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपना रूल मेंटेन रख पाती है, एक प्रोटेक्ट रहता है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है। आर्मी को यूज किया जाता है टू डिफेंड नेशनल यूनिटी एंड सप्रेस सीरियस इंटरनल चैलेंजेस। सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी। सो 1949 के बाद देखो चाइना तो प्रॉपर सोशलिस्ट था, प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट बिजनेस बहुत कम थे, लैंड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड और इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी थी, स्टेट का ही पूरा कंट्रोल था प्रोडक्शन के ऊपर। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट कहती है कि भाई प्लानिंग के साथ सब करेंगे, यानी कि जो स्टेट है वो डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और कहाँ उसको यूज करना है, एक इक्वालिटी रहेगी, यही तो होता है सोशलिज्म में। कलेक्टिवाइजेशन एंड पीपल्स कम्यून्स। सो माओ के टाइम पर एग्रीकल्चर जो था वो कलेक्टिव कंट्रोल में आता था, यानी कि इससे क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल खेत आप नहीं रख सकते, सो इससे सीरियस कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कॉज्ड फूड शॉर्टेज, इसकी वजह से फूड शॉर्टेज भी हुए, बहुत लोगों को मुश्किलों में भी फंसना पड़ा। कल्चरल रेवोल्यूशन। सो 1966 में माओ ने क्या करा, अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, मतलब माओ यूज इट टू स्ट्रेंथन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड रिमूव पीपल कंसिडर्ड एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन, जिसको लगता था जो भाई हमारी रेवोल्यूशन नहीं चाहते तो उसको ही अपना दुश्मन मानते थे। तो इस टाइम पे स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिशियल्स, इंटेलेक्चुअल्स, आम लोग सभी इससे अफेक्टेड थे, एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, लोग परेशान थे। ये भी दिखाता है कि हाउ पावरफुल द पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजी वर इन शेपिंग चाइनीज सोसाइटी, कि कैसे एक बड़ी पार्टी चाइना की सोसाइटी में शेप कर रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब क्या हुआ, माओ की डेथ के बाद देंग शाओपिंग आए, इन्होंने कहा मैं मेजर रिफॉर्म्स करूंगा 1978 से, और मार्केट फोर्सेस बन सकती हैं, ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, प्राइवेट बिजनेस भी खोल सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाएंगे ट्रेड के लिए। तो इससे चाइना पहले एक बंद बंद सा देश था, सोशलिस्ट था, अब वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है, और फार्मर्स भी क्या है अपना जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उसको कहीं जाकर बेच सकते हैं। इंडस्ट्रीज थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई हैं, फॉरेन कंपनीज भी इनवाइट की जा रही हैं कि आओ चाइना में इन्वेस्ट करो। फिर है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से सोशलिज्म को ख़त्म तो नहीं कर पाई, पर सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का एक आइडिया आया, यानी कि चाइना यूज़ करेगा मार्केट मेथड्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट कम्युनिस्ट पार्टी ही पॉलिटिकल कंट्रोल में रहेगी। सिंपल वर्ड्स में चाइना ने अलाउ कर दिया कैपिटलिज्म अपनी इकोनॉमी में, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। सो इससे चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है वन पार्टी रूल के बाद भी। फिर है ग्रोथ ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट नहीं है, ना पूरी तरीके से सोशलिस्ट है, आप इसको स्टेट कैपिटलिज्म बहुत बारी कह सकते हो। प्राइवेट कंपनियां अलाउड हैं, बट द स्टेट एंड पार्टी स्टिल कंट्रोल, अभी भी जो सरकारें हैं वही मेन जो मतलब चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करती हैं, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती हैं। कंट्रोल ओवर सोसाइटी एंड मीडिया। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मीडिया को भी कंट्रोल करती है, इंटरनेट को भी कंट्रोल करती है, एजुकेशन को कंट्रोल करती है, सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करती है, न्यूज़पेपर, टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सिटीज़, वो इनको एग्जेम्प्ट किया गया है पार्टी रूल्स फॉलो करने से। तो पार्टी एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाए रखती है ताकि अपोजिशन ना हो, लेकिन लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म वहाँ नहीं है, और खुलेआम सरकार की बुराई नहीं कर सकते। और कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ ऑल्सो शेप्ड चाइनीज़ नेशनलिज्म, ये दिखाते हैं कि एक हम ऐसी फोर्स हैं जो चाइना की प्राइड को वापस से रिस्टोर करेंगे। और चाइना की फॉरेन पॉलिसी फोकस है कि नेशनल सोवरेनिटी, हमारे जगहों पर कोई कब्जा ना करे हमारे देश पे, इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, मिलिट्री अपनी मजबूत रखनी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाना है। सो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है। क्रिटिकल एवोल्यूशन ये कहता है
कि इसने चाइना को एक गरीब से, एक वार टोन कंट्री से एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बना दिया है। सो इट हैज़ क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग स्टेट कैपेसिटी, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब हुआ है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम अभी भी नहीं है, अपोजिशन आज भी आप नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स अभी भी हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड इनइक्वालिटी एंड imbalance and environmental issues. Critically evaluate the key political, economic, and social factors that led to the collapse of the Soviet Union. इसको समझते हैं, सोवियत यूनियन का कोलैप्स भाई क्यों हो गया, इसके पीछे के क्या रीजन रहे हैं। तो देखिए, सोवियत यूनियन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में इसका नाम चलता था। और इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन ओवर हुई सोवियत यूनियन बन गया था। और ये प्रॉपर एक कम्युनिस्ट स्टेट था काफ़ी सालों तक। जो इसका दुश्मन है वो अमेरिका रहा है कोल्ड वॉर के टाइम पे। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। और ये जो कोलैप्स था ना, वो एक रीज़न की वजह से नहीं हुआ था। यूएसएसआर में यानी कि सोवियत यूनियन में बहुत सी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। पॉलिटिकल वीकनेस है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे थे, लोग भी बहुत परेशान थे, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी ना, वो ये सारी चीज़ें हैं। वीकनेस ऑफ वन पार्टी रूल, देखो सोवियत यूनियन में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी थी और वहाँ कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं था और लोग फ्रीली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे अपनी गवर्नमेंट को या दूसरी पार्टी को नहीं चुन सकते थे। तो कुछ समय के लिए दिस सिस्टम गेव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल टू द स्टेट, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेट के पास बहुत कंट्रोल रहेगा, बट स्लोली ये एक रिजिड और आउटडेटेड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो चीज़ें। लीडर्स वर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, नेता लोग लोगों की सुनते नहीं है, करप्शन बढ़ रहा है, आम लोगों का भरोसा उठ चुका है। फिर है लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, तो जो सोवियत लोग थे ना, उनके पास बहुत ही कम फ्रीडम्स थी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, और इसके अलावा प्रेस एंड पब्लिक प्रोटेस्ट तो बहुत कंट्रोल्ड थी, आप खुल के सब कुछ नहीं कर सकते। सो बिकॉज पीपल कुड नॉट ओपनली एक्सप्रेस, लोग जब अपनी बातें खुलकर नहीं रख पाएंगे तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा सोसाइटी में, लोग गुस्से में भी रहेंगे। सो व्हेन रिफॉर्म्स लेटर अलाउड मोर ओपननेस, मैनी हिडन प्रॉब्लम्स केम आउट टुगेदर। सो जब बाद में ओपननेस की बात हुई कि चलो भाई कुछ ओपन करते हैं इकोनॉमी को, तो इतनी डिमांड आ गई कि कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन ही उससे वीक पड़ गया। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, सो सोवियत इकोनॉमी बेस्ड थी सेंट्रल प्लानिंग पे, सब कुछ प्रॉपर प्लान्स बनाए जाते थे, उसके बाद कुछ होता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कहाँ वो रिसोर्सेज जाएंगे। तो शुरुआत में ये जो सिस्टम है इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, बट बाद में ये इनएफिशिएंट था, फैक्ट्रीज बहुत ही बेकार सामान बना रही थी और देयर वर शॉर्टेजेस ऑफ बेसिक आइटम भी नहीं थे, इनोवेशन बहुत वीक था, इकोनॉमी कुड नॉट compete विद वेस्टर्न कैपिटल, हम बाहर के देशों से, वेस्टर्न देशों से तो खुद को कंपेयर उस टाइम पर कर ही नहीं सकते थे। हैवी मिलिट्री स्पेंडिंग, सो सोवियत यूनियन ने अच्छा खासा पैसा लगाया आर्मी पे, वेपन्स पे, कोल्ड वॉर पे जो कंपटीशन था यूएस के साथ वहाँ पैसा लगाया। सो इससे इनकी इकोनॉमी के ऊपर आ गया प्रेशर। मनी दैट कुड बी यूज्ड फॉर, जो पैसा आप अपने खाने पीने में, घर बनाने में, एजुकेशन में, हेल्थ में लगा सकते थे, वो अपने डिफेंस में लगा रहे हो, मिलिट्री पर लगा रहे हो, आर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हो, तो लोगों को इससे क्या मिलेगा, ये दिक्कत आ गई। फेलियर हो गया एग्रीकल्चर, तो बहुत वीक था सोवियत यूनियन में, फूड शॉर्टेज बहुत कॉमन हो गई थी, आए दिन फूड शॉर्टेज रहती थी, लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था बेसिक खाना खाने के लिए भी। सो स्टेट का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज पे गया, मिलिट्री प्रोडक्शन पे गया और कंज्यूमर की नीड्स को इग्नोर किया गया। तो इससे जो आम जनता है वो बहुत ही अनहैप्पी रही, मतलब ये बहुत गलत हो रहा है। फिर मिखाइल गोर्बाचेव का नाम आता है जो कि एक लीडर थे 1985 में। उन्होंने कहा कि भाई मैं, अगर मेरे हाथ में यूएसएसआर है तो मैं इसकी बहुत सी अच्छी चीज़ें जो है इसकी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे गोर्बाचेव ने क्या करा, जब ये नेता बना तो दो रिफॉर्म्स लेकर आया, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट का मतलब था सब कुछ ओपन कर देंगे, बोलने की आज़ादी देंगे। मेनली ये क्यों लाए थे कि भाई लोगों को जवाब दें, थोड़ा अच्छा करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, इसी रिफॉर्म्स की वजह से ये यूएसएसआर और वीक हो गया,
लोग खुले में सरकार की बेइज्जती करने लग गए। पहले कोई डरता तो था, अब तो कोई डर भी नहीं रहा। फिर उसके बाद है राइज ऑफ नेशनलिज्म। सोवियत यूनियन में बहुत सारे रिपब्लिक्स थे जिसको मिलकर सोवियत यूनियन बनता था। रशिया है, यूक्रेन है, लैटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, बहुत से और हैं। सो ज्यादातर जो रिपब्लिक्स थे वो चाहते थे फ्रीडम फ्रॉम मॉस्को, आजाद होना चाहते थे भाई वो रशिया से। सो व्हेन सेंट्रल कंट्रोल वीकेंड, जब ऊपर से ही कंट्रोल वीक हो गया तो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स फिर से स्टार्ट हो गए और बहुत से रिपब्लिक्स ने डिमांड की कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें अलग यहाँ से होना है, हमें सोवियत यूनियन के साथ रहना ही नहीं है। सो इसकी वजह से सोवियत यूनियन की जो यूनिटी थी वो टूट गई। फिर है सोशल डिससेटिस्फेक्शन, तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, खाने की कमी, रहने के स्टैंडर्ड्स खराब, करप्शन, फ्रीडम है नहीं, अपनी बात को रख नहीं पाते। सो ये जो गैप था ना, ऑफिशियल कम्युनिस्ट प्रॉमिस जो वो करते थे और जो रियल लाइफ थी ना, वो गैप था उसमें बहुत ज़्यादा। जो वो बातें करते थे वैसा कुछ होता नहीं था। सो द गवर्नमेंट प्रोमिस्ड, गवर्नमेंट कहती है इक्वालिटी रहेगी, प्रोस्पेरिटी रहेगी, लेकिन फिर भी लोग गरीबी में जी रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। सो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में इसी वजह से लोगों का भरोसा उठ जाता है। फिर उसके बाद है लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ईस्टर्न यूरोप। तो सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था एक टाइम पे बहुत सी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को ईस्टर्न यूरोप में, बट 1989 में जो कम्युनिस्ट रिजीम्स कंट्रीज थी, पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, ये टूट गए। ये दिखाता है कि सोवियत पावर धीरे 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 कम हो रही थी। और जब बर्लिन की वॉल गिरी तो इससे तो पता चल गया कि भाई कम्युनिज्म अब वीक हो चुका है एंड इनकरेज डिमांड्स फॉर फ्रीडम इनसाइड द सोवियत यूनियन। तो बहुत से देशों ने डिमांड करी कि भाई हमें तो अलग होना है, हमें सोवियत यूनियन में रहना ही नहीं है। ईस्टर्न यूरोप के कई देशों ने ये बात बोली। फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। सो कम्युनिज्म प्रोमिस्ड करता था एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, इक्वल सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन सोवियत सोसाइटी प्रिविलेज से भरी हुई होगी, करप्शन भी होगा, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत चलेगी और इनइक्वालिटी भी रहेगी। जो रूलिंग एलिट है उनको तो भाई मजा है, उनको तो स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे, आम लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। सो लोगों का भरोसा उठ गया इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर से। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, जो एक लेजिटिमेसी होती है पार्टी की ना, वो खत्म हो गई। लीडरशिप क्राइसिस। सो आफ्टर स्ट्रॉन्ग लीडर्स लाइक लेनिन, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे, स्टेलिन, बाद में जो सोवियत लीडरशिप रहा वो बहुत पुराना हो गया था, बहुत कंजर्वेटिव हो गया था, बहुत स्लो था। सो बाय द टाइम गोरबाचेव ने, मैंने जैसा आपको बताया, रिफॉर्म्स भी करने चाहे और क्राइसिस बहुत डीप थे। तो उनके जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत लेट आ रहे थे, ठीक है, उनके रिफॉर्म्स बहुत लेट आ रहे थे। और जो लीडरशिप कुड नीदर फुली मेंटेन द ओल्ड सिस्टम नॉट सक्सेसफुली क्रिएट द न्यू वन। तो ये दिक्कत आ गई थी, ना पुराना सिस्टम कंटिन्यू कर सकते थे, ना कुछ नया कर सकते थे। फिर एक क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स था ना, उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। इकोनॉमिक फेलियर है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर लग रहा है, तो इनको क्या है, दिक्कत तो होगी, फेलियर होगा, लोगों में गुस्सा है, डिससेटिस्फेक्शन है। पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप क्रिएटेड एंगर एंड ट्रस्ट। जब एक तानाशाही आ जाती है ना, तो लोगों में गुस्सा आता है, लोगों का भरोसा उठ जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वीक हो गई। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो थे ब्रोक द यूनिटी ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहने लगे हमें आज़ाद होना है, हमें अपना नेशनलिज्म का अलग मूवमेंट चलाना है। सो जैसे गोरबाचेव के रिफॉर्म्स थे ना, इन्होंने डायरेक्टली कोई मुसीबत नहीं बनाई, बट एक तरीके से एक सिस्टम खुल गया और जो प्रॉब्लम्स थी वो सबके सामने उजागर हो गई कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया धीरे धीरे, देखते ही देखते, क्योंकि इसका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत रिजिड था, बहुत ज़्यादा रिजिड था, इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक थी एंड इसकी जो सोसाइटी थी वो कम्युनिस्ट मॉडल में अब विश्वास भी नहीं करना चाहती थी। तो ये यूएसएसआर के ऊपर आपका एक क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, आप इसको जरूर करना। सो मैं आपको एक बारी क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, क्लास को एंड करने से पहले, कि हमने क्या क्या आज डिस्कस कर लिया है जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसके अलावा एफपीटीपी आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैसे एक इकोनॉमिक पावर को यूज करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ये भी आप देख लेना, थोड़ी लेस इंपॉर्टेंस लग रही है इसकी। और फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अमेरिका के कंटेक्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो एक क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। फिर लास्ट जो सोवियत यूनियन के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, सोवियत यूनियन से भी आपसे सवाल पूछ सकता है, जो कि आप आसानी से कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।